Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in MLB Government College, भीलवाड़ा. हम लोग BSc पार्ट थर्ड के केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है उसको पढ़ रहे थे और उसमें हमने इनिशियली रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन उसके बारे में जान लिया था. साथ ही जो अभिक्रिया का वेग है उसकी जो महत्वपूर्ण क्वालिटीज हैं जैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कोटि और मॉलिक्यूलरिटी, अणु संख्यता, उन दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान चुके थे. उनमें क्या फर्क है ये हम जान चुके थे. क्या कौन सी चीज प्रायोगिक है, कौन सी थ्योरेटिकल है, ये हम जान चुके थे. उसके बाद में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ना शुरू किया था और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कर लिया था हमने, जो कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों रूप में होता है ना. यहाँ तक हम कर चुके थे जिसमें हमने जाना था, तो ये हम जान चुके थे. और हमने देखा था उसमें कि जो अवकलित वेग समीकरण निकल के आता है उसमें वेग और क्रिया कारक की सांद्रता में संबंध होता है, जबकि जो समाकलित वेग समीकरण निकल के आता है उसमें अभिकारक की सांद्रता और समय में संबंध दिखाया जाता है. तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने देखी थी, है ना. इसके लिए जो अवकलित वेग समीकरण निकल के आता है वो होता है dx/dt = k0 और उसी के लिए समाकलित वेग समीकरण निकल के आता है वो होता है x = k0t. ये शून्य कोटि की अभिक्रिया था. इसके बाद हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षणों को देखा था जिसमें उसकी वेग नियतांक की इकाई और एक ग्राफ देखा था जिसमें कि x और t के बीच में जो ग्राफ खींचा था वो एक सरल रेखा में होता है. ठीक है. और x क्या है, x मैंने बताया था x क्या है. a यहाँ पर है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और x क्या है, किसी समय में उस a के उत्पाद में बदल रहे मोलों की संख्या, वो कहलाती है x, जो कि मोल पर लीटर में है. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ के बारे में कि जब क्रियाकारक की सांद्रता आधी रह जाए उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ. तो ये देखा गया कि जब शून्य कोटि की अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो अर्ध आयु होती है, ये हाफ लाइफ होती है, वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंटली हम कैसे इसको नोट कर सकते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई रिएक्शन है. ठीक है. अभी हमने क्या कोट किया हाफ लाइफ के बारे में, एक जस्ट में हमने कहा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु उस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है ना. तो हमने एक रिएक्शन स्टडी करना शुरू किया. हम देखेंगे कि जो जीरो अगर प्रारंभिक सांद्रता को हम डबल कर दें तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाए. तो इसका मतलब वो क्या है, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इस तरह इन रिएक्शंस को पहचाना जाता है. यहां तक हम कर चुके थे. आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके. आज पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के गणितीय लक्षण. जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में माना था उसी तरह यहाँ पर हम मानते हैं. पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है ये हम अब जान चुके हैं. इसको लिख लेते हैं एक बार. जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है. सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है. मतलब कि अभिकारक की अगर सांद्रता है उसको हम दुगना कर दें तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है दुगना हो जाए, और अभिकारक की सांद्रता को अगर हम आधा कर दें तो रेट ऑफ द रिएक्शन आधा हो जाए. तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की अभिक्रिया. ठीक है. तो जैसे हमने पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लिया था, हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन को सोचेंगे. वो है A कोई रिएक्टेंट है और उससे हमें मिल रहा है P कोई प्रोडक्ट. A रिएक्टेंट है, P एक प्रोडक्ट है. इसके बारे में जो हम देखेंगे. ठीक है. तो जैसा वहां हमने माना था वैसे ही यदि A
जो कि रिएक्टेंट है की प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी, जैसे पहले माना था हमने कैपिटल ए स्मॉल ए सॉरी मोल पर लीटर। ठीक है, ए मोल पर लीटर माना कि ए की प्रारंभिक सांद्रता है जो कि हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, एवं जैसा कि पहले हमने देखा था, एवं यदि समय t के बाद x क्या है वो भी बताते हैं, जैसा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था वही चीज है, सेम इजी टू रिमेंबर है वही। यदि समय t के बाद x ml उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है, तो A की प्रारंभिक सांद्रता होगी A मोल पर लीटर और समय t बाद x मोल पर लीटर उत्पाद में बदल गए उस रिएक्टेंट की। ठीक है, ये दो चीजें हमें काम आएंगी। अब यहाँ पर अगर रेट एक्सप्रेशन हम देखें तो इसका कैसे लिखा जाएगा, सबसे ऊपर आएगा माइनस डी सी ए के अपॉन डी टी स्मॉल टाइम। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, K1 ब्रैकेट में आ जाएगा क्या अंदर A और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन पावर कौन सी होगी यहाँ पर 1। ठीक है, ये एक रेट एक्सप्रेशन है इस रिएक्शन के लिए। ओके, माइनस डी सी अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू K1 और A1। ये रेट एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमने ऊपर पढ़ी, एग्जांपल लिया है हमने, है ना। अब ये हमने देख लिया ए की प्रारंभिक सांद्रता है A मोल पर लीटर, टी समय बाद x मोल उत्पाद में बदल गए। ठीक है, तो टी समय पर A है हमारा रिएक्टेंट है, उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू A माइनस इक्वल्स टू A माइनस x। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा A तो है इनिशियल कंसंट्रेशन और T समय बाद x मोल उत्पाद में बदल चुके हैं, तो बचे कितने हैं, बचे हैं क्या, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसमें से उस पर्टिकुलर टाइम पे जितने उत्पाद में बदल चुके हैं उनको हम घटा देंगे। ठीक है, तो x A माइनस x मोल पर लीटर, ये हो गया बचे हुए मोलों की संख्या जो रिएक्टेंट के बचे हैं अभी हमारे पास आफ्टर टाइम t। ओके, तो अगर वेग की हम बात करें तो वेग जो हमने ऊपर लिखा था दिस वन, आता है वेग क्या हो जाएगा माइनस डी सी अपॉन डी टी A1 A1 दैट इज इक्वल्स टू K1 लेंगे K1 और A की जगह क्या हो गया, ये पहले रिएक्टेंट कंसंट्रेशन थी A कैपिटल A, अब क्या हो गया, ये समय t पे बात कर रहे हैं, है ना, तो समय t पर वेग क्या होगा वो हम निकाल रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा K1
और इन ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर जो ऊपर हमने कंसंट्रेशन ली है दैट इज ए जस्ट मिनट। ओके, तो ये हो गया मेरी रिएक्शन नंबर 1 dc अपन dt k1 a1, और ये होगी रिएक्शन नंबर 2 जो t टाइम पर वेग बताता है, वेग समय t पर। ओके, यहाँ पर जो k1 है वो क्या है, k1 है यहाँ पर k1, बार बार हम देख चुके हैं, तो k1 क्या है यहाँ पर, जस्ट मिनट, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, अगर हम लिखें इसको वापस तो dx अपॉन dt से ले लेते हैं, dx upon dt that is equals to k1 a minus x। ठीक है, ये आ गया। और इसको अगर रीअरेंज करें हम तो ये हो जाएगा dx अपॉन a minus x that is equals to k1 and dt। वही है, उसको रीअरेंज किया हमने बस, dx अपॉन a minus x that is equal to k1 dt। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, सपोज इक्वेशन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आया है dx अपॉन a minus x, ठीक है, इसको हम इस तरह लिखा है, जो ये या ये दोनों ही जो हैं ये दर्शा रहे हैं क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण को। चाहे इसको इस तरह लिखें dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1 a minus x, या इस तरह लिखें dx अपॉन a minus x इज इक्वल टू k1 dt। ये दोनों ही क्या है, अवकलित प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण। ये हो गया। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, जो वेग है, वेग का है, वेग है dx अपॉन dt। हम जानते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का समय के साथ जो परिवर्तन होता है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ जो वेग है वो जो क्रियाकारक की सांद्रता है एट द टाइम t, ये सांद्रता है ना क्रियाकारक की, तो क्या है, वेग क्रियाकारक की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको दिखा देते हैं, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रियाकारक की सांद्रता। सांद्रता ये ना एट द टाइम टी, इनिशियल कंसंट्रेशन में से x मोल पर लीटर जो कि t टाइम पे उत्पाद बदल चुके घटा दिया तो सांद्रता आ गई क्रियाकारक की। ये वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अवकलित वेग समीकरण से हमें पता चलता है। जबकि जब जीरो ऑर्डर के रिएक्शन हम पढ़ रहे थे वहां पर क्या था, वेग और क्रियाकारक की सांद्रता में कोई भी संबंध नहीं था, वहां क्रिया सांद्रता का कोई पद नहीं था जब हम वेग से उसको करते हैं। देखिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया थी यहाँ पर, ठीक है, ये k0, तो dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू k0। तो यहाँ पर सांद्रता कोई पद ही नहीं है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये क्रियाकारक की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये तो हो गया अवकलित वेग समीकरण, है ना। यहाँ लिख देते हैं हम अवकलित वेग समीकरण, कैपिटल ए से लिखा इसको, फाइंड को।
दूसरा हमारा है समाकलित वेग समीकरण, है ना। तो समाकलित वेग समीकरण जैसा कि हमने जीरो डायरेक्शन में दिया था लगभग वैसे ही निकालना है, ठीक है। ये आ गया समाकलित वेग समीकरण। ओके, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने ली है dx अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू k1 dt, दिस वन। तो समीकरण 3 के समाकलन से, समीकरण 3 कौन सा है, दिस वन, इसको ले लेंगे हम। ओके, तो ये देख लिया हमने अवकलित वेग समीकरण, जहां पर वेग क्रियाकारक की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो समाकलन जब हम करेंगे तो जो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k1 t, ये जो हमारा आया है अवकलित वेग समीकरण, इसका हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन जब हम करेंगे तो आ जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1 t प्लस c। c जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, c यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है या समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। तो अगर एक कंडीशन हम डालें इस समाकलन की रिएक्शन के अंदर कि अगर टाइम 0 है, ठीक है, तो वहां पर x क्या होगा, टाइम 0 कंडीशन हमने डाल दी, वहां पर x क्या होगा, 0 हुआ, कि x क्या है, x है टाइम t पर उत्पाद में बदल गए मोलों की संख्या। और जब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की शुरुआत की, जब t 0 है तो उस समय पर उत्पाद तो हमें मिले ही नहीं है, x इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ x 0, ये हो गया माइनस ln a, और यहाँ पर t 0, तो k1 t टोटल 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस ln a इज इक्वल टू c। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब समीकरण 3 से जो c का मान आया है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या आएगा, ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t माइनस ln a, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर, ये है 4। ओके, ये मान आ गया हमारे पास माइनस ln a माइनस एक्स k1 t माइनस ln a। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा k1 t दैट इज इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस x, और k1 इज इक्वल टू 1 अपॉन t और a अपॉन a माइनस x। तो इसका मान हम पुट कर देंगे, log 10 से इसको कर देंगे तो आ जाएगा 2.303 t log a अपॉन a माइनस x। ये जो अल्टीमेटली हमारे पास आया है ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण। और ये किसमें रिलेशनशिप बताता है, कंसंट्रेशन और टाइम में। ओके, ये समाकलित वेग समीकरण है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको एक अन्य रूप में भी लिखा जा सकता है जिसको कि विल्हेल्मी समीकरण भी कहते हैं। इसको एक और लिखने का तरीका है k1 2.30 t log c0 अपॉन ct, जहां पर c0 हुई इनिशियल कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है और ct एक टाइम t पर जो रिएक्टेंट के जितने भी कंसंट्रेशन बची है उसको डिनोट कर रहा है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ct इज इक्वल टू c0 e माइनस k1 t। ये एक और तरीका है, इस तरीके को हम कहते हैं विल्हेल्मी समीकरण। ओके, कहते हैं विल्हेल्मी समीकरण। ओके, ये सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 8। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे कि हमने जीरो डायरेक्शन में देखा था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, जैसे वहां देखा था सेम वैसे ही हम यहाँ डिनोट करेंगे। कौन कौन से देखे थे वहां पर हमने, सबसे पहले देखा था इसकी इकाई क्या होती है, रेट कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दूसरा हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तीसरा इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने देखा था कि
स्लोप और ढाल से हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, ये हम देखेंगे। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभिक्रिया के लक्षण की हम बात करें, सबसे पहले इसके जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट है, उसकी यूनिट हम देखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखें जो कि समाकलित वेग समीकरण है, तो यहाँ भी कंसंट्रेशन टर्म है और यहाँ भी कंसंट्रेशन टर्म है, उसमें से ये x है, ये भी मोल पर लीटर में है, उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की वो होगी सेकंड इनवर्स। ठीक है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जैसा कि हमने देखा था ऊपर, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने देखा था कि जो हाफ लाइफ है, अर्धायु है, वो उस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम हाफ लाइफ निकालते हैं, हाफ लाइफ टी हाफ है ना, जब क्रियाकारक की सांद्रता आधी रह जाए तो हाफ लाइफ है। K1 2.303 अपन T log A upon A minus x, ये हमने ऊपर देखा है ना, ये इसके लिए जो समाकलित वेग समीकरण आया था। तो इसमें अगर T हाफ मतलब आधे समय बाद, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं हम, तो x है वो क्या हो जाएगा, x क्या है, उत्पाद में बदल गई मोलों की संख्या T समय बाद। तो जब हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ वो समय है जबकि क्रियाकारक की सांद्रता आधी रह जाए। तो क्रियाकारक की सांद्रता प्राइमरी थी A है ना, उसका आधा रह जाए, वो अगर x है वही हाफ लाइफ कराएगी। तो यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो ये आ जाएगा T हाफ 2.303 अपन K1 log A अपन x की जगह रख दिया हमने A/2, क्योंकि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। ये आ जाएगा 2.303 अपन K1 log 2 एंड T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपन K1। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन की टर्म नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये हम लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उनकी अभिक्रिया की जो अर्धायु है क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता में निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ऐसी अगर रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाने या घटाने पर उसकी हाफ लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी रिएक्शन के बारे में हम श्योरली कह सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगी। ओके, ये इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन K1। ये हमें एक और चीज की याद, एक और रिएक्शन की याद दिलाता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली अपनी क्लासेस में, वो था रेडियोएक्टिव डिके। तो जो रेडियोएक्टिव डिके होता है वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती है, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का लक्षण के बारे में और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे हम, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।